लोक प्रशासन विषय के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, सहायकाचार्य लोक प्रशासन। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जो वीडियो क्लास है इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष लोक प्रशासन के अंतर्गत आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व के अंतर्गत आज का टॉपिक है वह है लोक प्रशासन पर नियंत्रण। और इसके अंतर्गत लोक प्रशासन पर नियंत्रण के अंतर्गत हम विधायिका किस तरह से लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो लोक प्रशासन पर विधायिका विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से भी नियंत्रण रखती है। तो आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए व्यवस्थापिका में जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की हम चर्चा करेंगे, स्थगन या काम रोको प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, निंदा प्रस्ताव के बारे में और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि बजट प्रक्रिया के द्वारा सरकार पर लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका किस तरह से नियंत्रण रखती है और लेखा परीक्षण के माध्यम से किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है व्यवस्थापिका का सरकार पर नियंत्रण रखने का। जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो कोई सार्वजनिक महत्व का जो कोई अत्यंत महत्वपूर्ण मामला हो, अत्यंत आवश्यक मामला हो, उस पर जिस विभाग से संबंधित मंत्री से संबंधित वो मामला है, उस मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रस्ताव का प्रयोजन उस अति आवश्यक मामले पर मंत्री से एक आधिकारिक वक्तव्य लेना होता है। तो उस पर मंत्री की क्या राय है उस अति आवश्यक मामले पर, तो इसके माध्यम से यह जाना जा सकता है कि सरकार की और उस मंत्री की उस सार्वजनिक महत्व के जो मामला है उस पर उनकी क्या राय है और वो क्या चाहते हैं। जो शून्यकाल की तरह संसदीय कार्य प्रक्रिया में यह भी भारतीय आविष्कार है जो वर्ष 1954 से प्रचलित में है। 1954 से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रचलन में है और यह भी संसदीय कार्य प्रक्रिया में, संसदीय कार्य प्रणाली में एक इंडियन इनोवेशन है, भारतीय आविष्कार है। अब बात करते हैं स्थगन या काम रोको प्रस्ताव के बारे में। जो स्थगन या काम रोको प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा संसद में लोकहित के किसी भी अति आवश्यक विषय पर संसद में तुरंत विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कोई ऐसा मामला आगे आ जाए जिस पर जो लोकहित के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक विषय है, उस पर संसद में तुरंत विचार करने की आवश्यकता है और संसद के सदस्यों को लगता है कि संसद में इस पर तुरंत विचार विमर्श किया जाना चाहिए, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर 50 सदस्य इस प्रस्ताव को समर्थन करते हैं तो इस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने पर संसद के निश्चित कार्यक्रम को स्थगित करके संबंधित अति आवश्यक विषय पर तुरंत विचार किया जाता है। क्योंकि यह प्रस्ताव सदन के सामान्य कार्य में बाधा डालता है, अतः इसको असाधारण उपाय भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर, क्योंकि इसमें सरकार की निंदा का तत्व होता है, अतः राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करती है। इसमें इस स्थगन या काम रोको प्रस्ताव पर केवल लोकसभा में ही विचार विमर्श किया जाता है। निंदा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव सरकार की नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के विशेष प्रयोजन से प्रस्तुत किया जाता है। सदन में जब जो संसद के सदस्य हैं उनको लगता है कि सरकार की नीतियां और कार्य ठीक नहीं है, इनकी तो उन्हें उनकी आलोचना करने के लिए, उनकी निंदा करने के प्रयोजन से ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव मंत्री परिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध नीतिगत कार्य न करने के लिए या उनकी किसी नीति के विरोध स्वरूप सदन में प्रस्तुत किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में किसी मंत्री या मंत्री की विफलता पर सदन द्वारा खेद, रोष या आश्चर्य प्रकट किया जाता है। निंदा प्रस्ताव से संबंधित जो चर्चाएं होती हैं वो सरकार के लिए प्रत्यक्ष तौर पर कोई संकट तो उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि एक सचेत नियंत्रण का कार्य करती हैं। निंदा प्रस्ताव से सरकार सचेत हो जाती है अपनी किसी कमी के प्रति, अपनी किसी गलती के प्रति,
और अपने किसी नीतिगत कार्य जो संवैधानिक कार्य न करने पर उनका निंदा प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी जो संबंधित मंत्री या मंत्रियों के समूह की इसके माध्यम से आलोचना की जाती है। तो इस तरह से सरकार को सचेत करती हैं कि वो नीतिगत कार्य करने के प्रति सचेत रहें। जो अविश्वास प्रस्ताव है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। संविधान का जो अनुच्छेद 75 है 75 है उसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वह अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है तब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल के पास अगर लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का विश्वास नहीं होता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, पद त्यागना पड़ता है। जब तक लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है, अगर विश्वास समाप्त हो जाता है तो उसे अपना पद संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना पद त्यागना पड़ता है। यदि मंत्रिपरिषद या कोई एक मंत्री या मंत्रियों के समूह कार्य करने में असफल रहे, कार्य न करे या गलत नीति अपनाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कम से कम 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना पद त्यागना पड़ता है और अपने पद को छोड़ना पड़ता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार जो सरकार है वो सामूहिक रूप से केवल निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को गिराया जा सकता है, सरकार को बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं बजट प्रक्रिया के बारे में। बजट प्रक्रिया के माध्यम से जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो बजट प्रणाली है। बजट के द्वारा व्यवस्थापिका सरकार के राजस्व एकत्रीकरण और समस्त व्ययों पर नियंत्रण रखती है। बजट के माध्यम से जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, वो सरकार कितना कर इकट्ठा करेगी, कर कैसे इकट्ठा करेगी और सरकार कितना खर्चा करेगी, खर्चा कहाँ करेगी, कैसे करेगी, इन सब पर नियंत्रण रखने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। क्योंकि व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना, व्यवस्थापिका की सहमति के बिना सरकार न तो किसी पर कर लगा सकती है और न कर एकत्र कर सकती है और न ही राजकोष से धन व्यय कर सकती है। यानी कि जो सरकार है वो जब तक उसे संसद की अनुमति ना मिले, जब तक संसद की किसी भी तरह की स्वीकृति ना मिले, तब तक कोई भी कर जनता पर सरकार नहीं लगा सकती और न ही किसी भी प्रकार का कर जनता से एकत्र कर सकती है और न ही किसी भी प्रकार का धन सरकारी कोष से, राजकोष से खर्च कर सकती है, व्यय कर सकती है। इस प्रकार सरकारी कोष को एकत्र करने तथा खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की सर्वोच्च प्राधिकारी व्यवस्थापिका होती है। यानी व्यवस्थापिका ही के पास ही समस्त अधिकार होते हैं कि वो किस प्रकार राजकीय कोष को, सरकारी कोष को एकत्र किया जाए और किस प्रकार राजकीय कोष में से धन खर्च किया जाए। बजट को पारित करने की प्रक्रिया के दौरान व्यवस्थापिका संसद सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना कर सकते हैं और इस संदर्भ में सरकार की कमियों तथा विफलताओं को उजागर कर सकते हैं। व्यवस्थापिका बजट की प्रक्रिया के दौरान व्यवस्थापिका सरकारी नीतियों को और कार्यों को आलोचना करके और उनकी कमियों को बाहर निकाल सकते हैं, जनता के सामने रख सकते हैं और सरकार को उनकी कमियों और विफलताओं के प्रति सचेत कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेखा परीक्षण के बारे में। लेखा परीक्षण वह भी सरकार पर, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यवस्थापिका ने सरकार या प्रशासन को जो धन खर्च करने की अनुमति दी है उस धन का उपयोग नियमानुसार हुआ है या नहीं हुआ है, यह जांच पड़ताल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। हमने जो पिछली अपनी स्लाइड में देखा था
कि बिना संसद की अनुमति के, बिना व्यवस्थापक की अनुमति के सरकार या प्रशासन कोई धन खर्च नहीं कर सकती है, कोई धन व्यय नहीं कर सकती है, कोई कर नहीं लगा सकती है। इसलिए जो भी कर व्यवस्थापिका द्वारा लगाने की अनुमति दी जाती है, जो धन खर्च करने की अनुमति दी जाती है, वो निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है, निर्धारित मदों पर खर्च करने की अनुमति दी जाती है। तो उस धन का जो उपयोग है वो उन नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, CAG कहते हैं, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कहते हैं। कैग द्वारा, CAG द्वारा यह जांच पड़ताल की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं उनके लेखों की जांच करता है, उनके सभी अकाउंट्स की जांच करता है और अपने एक रिपोर्ट तैयार करता है, और यह जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इस प्रतिवेदन में सरकार के अनुचित, गैर कानूनी, गैर बुद्धिमत्तापूर्ण, अलाभकर, लाभ जो हानिकारक और अनियमित खर्चों को सामने लेकर आता है। तो अपने इस प्रतिवेदन में जो CAG है वह सरकार के जो अनुचित खर्चे हैं, जो गैर कानूनी खर्चे हैं, जो गैर बुद्धिमत्तापूर्ण खर्चे हैं, जो अलाभकर खर्चे हैं और जो अनियमित खर्चे हैं, उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उनको प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद का प्रतिनिधि होता है और केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस जो यह रिपोर्ट है, यह CAG की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है और संसद का ही प्रतिनिधि होता है CAG, और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है और संसद में फिर इस रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। इस प्रकार संसद के प्रति सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्व को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार लेखा परीक्षण सरकार पर, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। धन्यवाद विद्यार्थी।